चलेगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग एक बार फिर से, ठीक है। तो अभी तक हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि नेटवर्क इश्यू की वजह से कई बार हमें बीच में रुकना पड़ता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि पहाड़ में सिर्फ BSNL ही ऑप्शन है, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें अपनी लाइव क्लास पे करना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा जनवरी का ये वाला महीना तो ऑलरेडी काफ़ी इतिहास जो है ना, रच चुका है बारिश में और बारिश के होते हुए, है ना। आपने देखा होगा। चलिएगा, ठीक है। तो देखना पड़ता है। कल मैंने पूरी क्लास दी थी, आपने देखा होगा कि उसके बाद क्या हुआ था, पूरी वॉल्यूम ही नहीं आई, वरना 45-50 मिनट की क्लास थी। उसके बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो पूरी क्लास दी थी, मेहनत की थी, अब उसके बाद समझ में आ रहा है ना। तो स्ट्रगल टाइम ही चल रहा है। तो देखिएगा, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूथ क्लास पे। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग जो है अपने लक्ष्य की ओर चल रहे होंगे। SI की ओर आपके बढ़ते कदम होंगे, पटवारी की ओर आपके बढ़ते कदम होंगे, है ना। बंदी रक्षक हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, ठीक है, नाम तो SI पे लाना है। ऐसा करके अपनी जो है तैयारी को बिल्कुल पीक लेवल पे ले जाए। आज UKPSC का एग्जाम कैलेंडर आया है और अगस्त सितंबर आपका प्रस्तावित है, लोअर PCS मेंस, है ना। तो उसकी भी तैयारी करो साथ साथ में। तो देखिएगा बच्चों, हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था और ज्योग्राफी में हम उच्चावच चल रहे थे। तो उच्चावच हेडिंग बनाइएगा, जल्दी जल्दी हम लोग जो है अपना टॉपिक कवर करते हैं। देखो बच्चों, पृथ्वी पे 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं, ठीक है। प्रथम प्रकार के उच्चावच जो होते हैं वो होते हैं महाद्वीप व महासागर, लिखेगा। प्रथम प्रकार के उच्चावच जो होते हैं वो महाद्वीप व महासागर, लिखेगा, ठीक है। उच्चावचों की 3 श्रेणियां होती है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं बता दूं, ठीक है। उच्चावचों की 3 श्रेणियां होती है। तो पृथ्वी पे प्रथम प्रकार के उच्चावच महाद्वीप व महासागर। दूसरे प्रकार के लिखेगा पर्वत, पठार, झील व नदियां, ठीक है। ये दूसरे प्रकार के उच्चावच है पृथ्वी पर। तीसरे प्रकार के उच्चावच लिखेगा, तीसरे प्रकार के जो उच्चावच है उन्हें लिखेगा, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, हालांकि क्लास हो नहीं पाई। डेल्टा से बनी जो आकृतियां होती है, डेल्टा से बनी आकृतियां जो होती हैं, और जो मतलब नदी अपर्दन के द्वारा, ठीक है, बनी जो आकृतियां होती है उन्हें तीसरे प्रकार के उच्चावच में रखा जाता है। एक मोटा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन आएगा उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। क्वेश्चन दिया था पठार कौन से नंबर का उच्चावच है, तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूं दूसरे नंबर का। पर्वत कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का। महाद्वीप कौन सा है, पहले नंबर का। महासागर पहले नंबर का। एक बार पूछा गया था कि नदी अपर्दन से बनने वाला जो उच्चावच है वो कौन से नंबर का होता है, तो तीसरे नंबर का। ये 3 कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरीज में काफी चीजें आ रही हैं। महाद्वीप और महासागर पर्वत प्रथम प्रकार के उच्चावच है। पर्वत, पठार, झील, नदियां जो है वो द्वितीय प्रकार के उच्चावच है। डेल्टा से बनी जो आकृतियां होती है अपर्दन के कारण, वो तीसरी प्रकार की जो होती है आपकी आकृतियां होती है, उच्चावच होते हैं, ठीक है। तो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आप लोग लिख लीजिएगा प्रथम प्रकार के उच्चावच, हेडिंग बनाइएगा प्रथम प्रकार के उच्चावच, ठीक है। प्रथम प्रकार के उच्चावच, प्रथम प्रकार के उच्चावच हेडिंग बनाइएगा। और इसमें पहला लिखेगा महाद्वीप, ठीक है। पहला लिखेगा महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप और महासागर प्रथम प्रकार के उच्चावच होते हैं। तो प्रथम प्रकार के उच्चावच में महाद्वीप व महासागर आते हैं, लिख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर लिखिएगा, ठीक है। महाद्वीप और महासागर। अब देखिएगा बच्चों, बता रहा हूं, है ना, जो प्रथम प्रकार के उच्चावच है इसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि महाद्वीप की हम लोग स्टडी करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन मैं आपको बता दूं महाद्वीप की हम लोग जो है डीप स्टडी अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन अभी मैं मोटा मोटा जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, है ना, जो मतलब ऊपर की चीजें हैं। बाद में हम जब डीप में जाएंगे तो एटलस वाला जो मैप है वो आपको लेना पड़ेगा। जब लाइव क्लास चलेगी तो वहां पे मैं आपको मैपिंग करवाते ही जाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, जैसा कि महाद्वीपों की संख्या टोटल 7 है, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। देखिएगा 7 कौन कौन से हैं। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है,
तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट। चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट, उसे इंग्लिश में बोलते हैं दक्षिण अमेरिका, चौथे नंबर पे है ना। पांचवें नंबर पे लिखेगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप। छठे नंबर पे आपका यूरोप आता है और सातवें नंबर पे आता है, लिखेगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। यहां से देखिएगा एक चीज आपको देखने को मिली, 7 महाद्वीपों की टोटल संख्या है। कई बार पूछा जाता है कि विश्व में कितने महाद्वीप है, 7। तो 7 में सबसे बड़ा पूछा जाता है, सबसे बड़ा एशिया है। दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। कई बार यूरोप की सीरीज पूछी जाती है तो छठे नंबर पे सबसे बड़ा है। आया समझ में। अब देखिएगा एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज बता रहा हूं देखिएगा, मैंने आपको बताया था बीच में, ये गोलार्ध है। 0 डिग्री जो है वो इस गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है। 0 डिग्री क्या करती है, 2 गोलार्धों में बांटती है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिएगा क्या क्वेश्चन है, ये वाला अलग है, वो वाला थोड़ा डीप है। चूंकि आप लोग मुझसे जुड़े हो तो मैं आपको तैयारी बिल्कुल ब्रीफ लेवल की करवाता हूं कि जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा बच्चों, जो है दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप बोलता है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप भी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन वो उलझाने के लिए पूछ देता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप, तो उत्तरी गोलार्ध का लिखेगा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन करेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप। ओवरऑल आपसे क्वेश्चन करेगा पृथ्वी का सबसे छोटा गोलार्ध, तो ऑस्ट्रेलिया। आया समझ में। अगर वो दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा बोले तो वो भी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं और ये प्रथम प्रकार के उच्चावच में आते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके एक एक को पढ़ते हैं। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। तो 7 महाद्वीप है टोटल, मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा आपका यूरोप और आपका दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पहले में लिखेगा एशिया, एशिया लिखेगा। ठीक है, सबसे बड़ा है। सबसे पहले लिखेगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सी में लिख दे रहा हूं। दूसरा बच्चों देखो, जो एशिया है उसे विश्व में विश्व धर्मों की आद्य भूमि बोला जाता है, लिख लीजिएगा। विश्व धर्मों की आद्य भूमि, आद्य भूमि बोला जाता है, लिख लीजिएगा। विश्व धर्मों की आद्य भूमि बोला जाता है। ठीक है, विश्व धर्मों की आद्य भूमि या सभी धर्मों की आद्य भूमि भी इसे बोला जाता है। विश्व धर्मों की आद्य भूमि या सभी धर्मों की आद्य भूमि बोला जाता है। उसका रीजन है बच्चों, ठीक है, मैं रीजन बता रहा हूं कि एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि क्यों बोला जाता है। क्योंकि जो लोग एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि बोलते हैं वो ये बोलते हैं एशिया में ही मोस्टली जितने धर्म हैं, ज्यादातर धर्म हैं, उनका जन्म एशिया में ही हुआ है, इसलिए एशिया कॉन्टिनेंट को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, पहला वाला। दूसरा लिखेगा, दूसरा एशिया की नदियों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है क्वेश्चन, एशिया की नदियों को लिखेगा, एशिया को नदियों को विश्व सभ्यता का पालन करता बोलते हैं। एशिया की नदियों को विश्व सभ्यता का, ठीक है, विश्व सभ्यता का पालन करता बोलते हैं, विश्व सभ्यता का पालन करता बोलते हैं। अब इसका भी रीजन है क्यों एशिया की नदियों को विश्व का पालन करता बोला जाता है। क्योंकि एशिया की जितनी नदियां हैं, चाहे आप सिंधु नदी लो, उसकी सहायक नदियां लो, उसके आसपास में सिंधु सभ्यता जन्मी थी। मोसोपोटामिया सभ्यता देखी होगी, वो भी आपका गल्फ कंट्री में जो है वहां जन्म ली थी। गल्फ कंट्री किसमें आती है, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में आती है। ठीक है, बहरीन की सभ्यता सुनी होगी। तो ज्यादातर नदियों का जो ज्यादातर सभ्यताओं का जो जन्म हुआ है वो एशिया की नदियों से ही हुआ है। इसलिए एशिया की नदियों को विश्व सभ्यता का पालन करता बोलते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, आया समझ में। फिर बाद में मैं बताते रहूंगा आपको इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट थी, इनको लिख लीजिएगा।
दूसरे नंबर पे लिखेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। पहला तो लिखेगा इसे अंध महाद्वीप बोला जाता है, अंध महाद्वीप बोला जाता है, अंध महाद्वीप। अब इसे अंध महाद्वीप क्यों बोला जाता है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहां जो अपडेट वर्जन है इस कॉन्टिनेंट में बहुत कम है, चाहे वो आपका रेबीज को लेके हो, चाहे किसी नई टेक्नोलॉजी को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, समझ में आया ना। तो इस कॉन्टिनेंट के लोग ज्यादातर बोले जाते हैं कि पिछड़े हुए हैं। आपने एक देश सुना होगा इस कॉन्टिनेंट में, सोमालिया, उसे समुद्री लुटेरों का देश बोला जाता है, ठीक है। तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो समुद्री लुटेरों जहाजों को लूटते हैं, तो उसके बाद उन देशों की अर्थव्यवस्था चलती है, ऐसा कहा गया है। तो ये देश जो है न तो इनके पास टेक्नोलॉजी है ज्यादा, है ना, न तो टेक्नोलॉजी ज्यादा है, न ही इनके पास कोई नए जो बीमारी आ जाती है उससे बचने के लिए, मतलब जल्दी से ये लोग किसी भी टीके का इजाद नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी नहीं है तो डेफिनेटली वो पिछड़े हैं, तो इसलिए इसे अंध महाद्वीप बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर भविष्य में कल के दिन में आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा खनिज किस कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे कम अपडेट देश है, उन्होंने अपने खनिजों में अत्याधुनिक जो हथियार है या जो औजार है उनका प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि है ही नहीं इनके पास। तो इसलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बताया गया है कि फिलहाल विश्व का सबसे ज्यादा खनिज जो है धीरे धीरे रिजर्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ के देश बहुत कम खनिज का रिसाव कर रहे हैं। आया समझ में, लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लिया। लिखेगा यहां इस कॉन्टिनेंट में दूसरा लिखेगा प्राचीनतम व नवीनतम, प्राचीनतम व नवीनतम युगों की सभ्यताएं मिलती है, ठीक है। तो इस कॉन्टिनेंट में प्राचीनतम व नवीनतम युगों की सभ्यताएं मिलती है। इसका रीजन बताओ क्या है। अब आप बोलोगे कि सर एक जगह आपने एशिया की नदियों को विश्व सभ्यताओं का पालन करता बोला है, एक जगह आप ये फैक्ट लिखा रहे हो, हमें पढ़ा रहे हो या हमें कंफ्यूज कर रहे हो। ऐसा होगा ना, ऐसा क्वेश्चन वो करेगा जो पढ़ेगा सीरियसली। तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, प्राचीनतम व नवीनतम, है ना। प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुरानी, तो विश्व की सबसे ज्यादा जो पुरानी सभ्यताएं मिली है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिली है, और जो नवीनतम सभ्यताएं मिल रही है वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिल रही है। नवीनतम तो मिलेंगी क्योंकि यहाँ के लोग कम अपडेट हैं, तो डेफिनेटली इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज अभी तक भरपूर नहीं किया है, इसलिए ये वाले जो देश है वो कम, ठीक है, अपडेट है टेक्नोलॉजी से। आया समझ में, इसलिए यहां पर नवीनतम जो है सभ्यताएं निकलती ही जा रही है। प्राचीनतम, अब देखो विश्व में टोटल 100 सभ्यताएं हैं, तो 100 सभ्यताओं में स्टार्टिंग की 5 और लास्ट की 5, तो वो आपको अफ्रीका को देखने को मिलेंगी। बची कितनी, 90 में से लगभग 80 आपकी एशिया नदियों के आसपास में देखने को मिलेगी। इसीलिए बोल रहा हूं स्टार्टिंग की 5 और एंडिंग की 5 को लेके एक मिक्सअप पैकेज बन गया है कि विश्व की प्राचीनतम जो नवीन नदियां हैं, सॉरी विश्व की प्राचीन और नवीन जो सभ्यताएं हैं वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, पहले बता रहा हूं, ठीक है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा अगला फैक्ट लिखेगा, पहले भी बताया था अभी फिर बता रहा हूं, तीसरा फैक्ट इस कॉन्टिनेंट के बारे में। ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे विषुवत रेखा, जिसे आप भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री है ना। दूसरा कर्क रेखा जिसे आप 23.5 उत्तरी अक्षांशी रेखा बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। तीसरा मकर रेखा जिसे आप 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में है, जो 23.5 दक्षिणी गोलार्ध रेखा वो बोलते हो। तो ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे विषुवत, कर्क और मकर रेखा होकर गुजरती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला लिखिएगा जल्दी, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तीसरा लिखेगा उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये विश्व में लिखेगा सबसे पहले, तो विश्व में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरे नंबर का, ठीक है। दूसरा, इसकी खोज कोलंबस ने की थी बच्चों, है ना, कोलंबस ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है किस कॉन्टिनेंट की खोज या किस महाद्वीप की खोज कोलंबस ने की थी, तो उत्तर अमेरिका। अगला लिख लीजिएगा
जो उत्तर अमेरिका है इसे नई दुनिया का देश बोलते हैं, नई दुनिया का देश बोलते हैं, लिख लीजिएगा, नई दुनिया का देश इसे बोला जाता है, किसे, उत्तर अमेरिका को। आया समझ में, है ना, तरीके से समझिएगा। अगला देखिएगा बच्चों क्या है, अगला इसके बारे में फैक्ट जो है, नई दुनिया का देश बोलते हैं। अगला फैक्ट लिख लीजिएगा कि जो उत्तर अमेरिका है, ठीक है, ये उत्तर अमेरिका है, इसके जो दक्षिण द्वीप है इन्हें कैरेबियाई द्वीप समूह, इसके लिखेगा दक्षिण में स्थित द्वीपों को कैरेबियाई द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह पढ़ाऊंगा जब बाद में बताऊंगा, या पश्चिमी द्वीप समूह बोला जाता है, पश्चिमी द्वीप समूह, तीन नामों से बोला जाता है। अब आप बोलोगे यार एक साइड आप दक्षिण लोकेट करवा रहे हो और उल्टा पश्चिमी द्वीप समूह बोल रहे हो, ऐसे कैसा होगा बताओ। लेकिन बच्चों ऐसा ही है, ठीक है। अमेरिका में इसके जो दक्षिण में काफी छोटे छोटे कुछ द्वीप है, वो सभी द्वीप मिलकर वेस्ट इंडीज का निर्माण करते हैं। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वो कैरेबियाई देश है। आई समझ में, जहां पे आपने देखा होगा पोलार्ड, देखा होगा क्रिस गेल, सुना होगा। ये लोग जिस कैरेबियाई द्वीप के हैं वो कोई देश नहीं है पर्टिकुलर, वो छोटे छोटे द्वीपों को मिला के उसे या तो पश्चिमी द्वीप समूह बोला जाता है, या कैरेबियाई द्वीप बोला जाता है, वेस्ट इंडीज द्वीप बोला जाता है। तो ये उत्तर अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में है, लिख लीजिएगा ऐसा, ठीक है। इसके बाद मिक्सअप करवा रहा हूं, दूसरा दक्षिण अमेरिका लिखेगा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट लिखेगा, ठीक है। ये विश्व में चौथे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लिखेगा, ठीक है। देखो बच्चों, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी बोला जाता है, पक्षियों का कॉन्टिनेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसे पक्षियों का कॉन्टिनेंट बोला जाता है और चौथे नंबर का सबसे बड़ा है। इसके काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं उत्तर अमेरिका से, ठीक है। अब समझिएगा यहां पे, ठीक है। देखिएगा दूसरे नंबर पे जो आपका दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ये मैं दक्षिण अमेरिका कर दे रहा हूं शॉर्ट में, प्लस मैक्सिको। मैक्सिको कौन सा है बताइएगा, मैक्सिको आपका उत्तर अमेरिका का देश है। तीसरा वही वेस्ट इंडीज या कैरेबियाई द्वीप समूह, ठीक है, वेस्ट इंडीज या कैरेबियाई द्वीप समूह, प्लस मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, ये चार लिख लिया आपने। दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज प्लस मध्य अमेरिका मिलके लैटिन अमेरिकी देश कहलाते हैं, लिखेगा। ये लैटिन अमेरिकी देश कहलाते हैं, लैटिन अमेरिकी देश, अमेरिकी देश कहलाते हैं, लिखेगा। दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका मिलकर लैटिन अमेरिकी देश बनाते हैं। अब देखिएगा आपने सुना होगा मैक्सिको और अमेरिका को एक नदी जो है वो अलग करती है, जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी, है ना। रियो ग्रांडे नदी आपने सुना होगा, मैक्सिको और अमेरिका को अलग करती है। तो बच्चों देखो, रियो ग्रांडे नदी इस साइड में है और इस साइड में, तो रियो ग्रांडे नदी को लिखेगा आंग्ल अमेरिका, एग्लो अमेरिका या आंग्ल अमेरिकी। रियो ग्रांडे नदी लिखेगा आंग्ल अमेरिका व लैटिन अमेरिका, व लैटिन अमेरिका की संस्कृतियों को अलग करने वाली बोला जाता है। फिर से एक बार बता रहा हूं, जो रियो ग्रांडे नदी है इसे आंग्ल अमेरिका व लैटिन अमेरिका की संस्कृतियों को अलग करने वाली नदी बोला जाता है। क्यों, देखिएगा, माफी चाहता हूं, थोड़ा जुकाम है, ठीक है, बुखार भी है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो देखिएगा ये जो बीच में है ये रियो ग्रांडे नदी है, इससे इस साइड जो है लैटिन अमेरिकी देश है, इस साइड आंग्ल अमेरिका है। तो रियो ग्रांडे नदी के इस साइड में लैटिन अमेरिकी संस्कृति चलती है और इस साइड में आंग्ल अमेरिकी। दोनों की संस्कृति और रीति रिवाजों में काफी फर्क है, इसलिए रियो ग्रांडे नदी को लैटिन अमेरिकी सभ्यता और आंग्ल अमेरिकी सभ्यता को अलग करने का जो है श्रेय दिया जाता है। आया समझ में, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला लिखेगा पांचवें नंबर का अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप लिख लीजिएगा। लिखेगा विश्व में पांचवें नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, ये जो महाद्वीप है मैं आपको गोलार्ध बता दूं, ये दक्षिणी गोलार्ध में इस वाले एरिया में है,
दक्षिणी गोलार्ध में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरा अंटार्कटिक महाद्वीप है। अब यार यहाँ पे कोई जनजाति तो रहती नहीं है, यहाँ पे वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वेत महाद्वीप भी इसे बोला जाता है, लिख लीजिएगा। वर्ष भर बर्फ से ढके रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप बोला जाता है। दूसरा लिखेगा, इस महाद्वीपों को वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप बोला जाता है। वैज्ञानिकों को समर्पित, ठीक है, वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी बोला जाता है। यहां पे क्या होता है, रिसर्च सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी बोला जाता है, अंटार्कटिका को, ठीक है। अगला लिखेगा यूरोप, छठे नंबर का लिखेगा यूरोप, ठीक है। पहला लिखेगा उत्तर, छठे नंबर का सबसे बड़ा, छठे नंबर का है, ठीक है। पहला फैक्ट छठे नंबर का सबसे बड़ा है। दूसरा लिखेगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप लिखेगा, सबसे छोटा महाद्वीप लिखेगा उत्तर अमेरिका का। अगला लिखेगा, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप महाद्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को बोला जाता है? वो यही है, कौन सा आपका? यूरोप। अब देखिएगा प्रायद्वीप क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीपी भारत है, 1 2 3, जो तीनों ओर से जल से घिरा रहे और एक क्षेत्र स्थल से उसका जुड़ा हो। फिर से एक बात बता रहा हूं, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जो तीनों ओर से जल से घिरा रहे और उसका एक क्षेत्र स्थल मंडल से लगता हो, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इसीलिए यूरोप में ऐसे एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। अगला लिखेगा, इसे यूरेशिया, यूरेशिया कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, लिखेगा यूरेशिया महाद्वीप भी बोला जाता है। किसे? यूरोप को लिख लीजिएगा। फैक्ट है, बाद में डीपली पढ़ाऊंगा, फिलहाल ये लिखते रहिएगा प्रथम प्रकार के उच्चावच में, ठीक है। आया समझ में? लास्ट लिखेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लिखेगा, ऑस्ट्रेलिया लिखेगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। दूसरा लिखेगा, इसका फैक्ट जो दूसरा फैक्ट है, लिखेगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा, ठीक है। दूसरा लिखेगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट लिखेगा। अगला लिखेगा ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस एशिया के कुछ द्वीप, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह के नीचे वाले आते हैं, एशिया के कुछ द्वीप, ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। एशिया के कुछ द्वीप लिखो मिलके ओरोनिया कहलाते हैं, ये सब मिलके इनको ओरोनिया बोला जाता है। ओरोनिया, आपसे क्वेश्चन आएगा ओरोनिया क्या है, तो आंसर दोगे ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस एशिया के कुछ द्वीप मिलके ओरोनिया कहलाते हैं, ऐसा आंसर दे दोगे, ठीक है। जिसको भी संतुष्ट करना हो कर देना आप लोग। आया समझ में इतना? ये महाद्वीपों के बारे में प्रथम प्रकार के उच्चावच कुछ हेडलाइन थी महाद्वीप कॉन्टिनेंट पढ़ाने से पहले। इसके बाद दूसरे प्रकार के पहले प्रकार के उच्चावच में दो थे, महाद्वीप और महासागर, ठीक है। तो दूसरा लिखेगा महासागर, ये प्रथम प्रकार के ही उच्चावच है, महासागर भी याद रखेगा। महासागर आपको पता होगा, महासागर 4 है। प्रथम प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये टोटल पूरे महासागरों का 1/3 है लिखेगा, ठीक है, सबसे बड़ा है। दूसरा लिखेगा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये 1/6 है। तीसरा लिखेगा हिंद महासागर, हिंद महासागर लिखेगा। और देन फाइनल लिखेगा आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। आप देखेगा यहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, दूसरे नंबर का अटलांटिक, तीसरे नंबर का हिंद।
किस एक महासागर का नाम किसी देश पे है तो हिंद, हमारे हिंदुस्तान के नाम पे। सबसे छोटा आर्कटिक, मैं आपको बता दूं जो सबसे छोटा आर्कटिक है इसमें, और जो 5वें नंबर का है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है वो है महाद्वीप, और आर्कटिक जो है वो है महासागर। इसमें बहुत सारे लड़के मात खाते हैं, तो मैं आपको बता दूं आर्कटिक महासागर का लोकेशन ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, समझ में ना, उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ आर्कटिक, और अंटार्कटिक दक्षिण गोलार्ध में, लेकिन अंटार्कटिक दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो है महाद्वीप, ऐसा बना लीजिएगा। और आर्कटिक जो उत्तर में है वो है लिखेगा महासागर। इन दोनों के नाम पे लगभग नियर बाय में है, तो काफी बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखेगा। आया समझ में? आया प्रथम प्रकार के उच्चावच। अब लिखेगा दूसरे प्रकार के उच्चावच। दूसरे प्रकार के उच्चावच में लिखेगा पर्वत, पठार व मैदान। मैदान भी आता है, याद रखेगा, पर्वत, पठार, मैदान व झील, ये दूसरे प्रकार के उच्चावच है, लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें भी हम पहले पढ़ेंगे पर्वतों को। पहले लिखेगा पर्वत, हेडिंग बनाइएगा पर्वत, ठीक है। एक ढालनुमा जिसकी आकृति होती है और तीव्र ढाल जिसमें होती है उसे पर्वत कहते हैं, आपको पता है। पर्वत और पहाड़ी में मैं अंतर बता दूं, ठीक है। पहाड़ी किसे बोलते हैं? 1000 से नीचे जिनकी हाइट रहती है, 1000 मीटर से नीचे, ठीक है, 1000 मीटर से नीचे जिनकी हाइट रहती है उन्हें पहाड़ी बोला जाता है। और पर्वत किन्हें बोलते हैं? लिखेगा 1000 मीटर से जिनकी हाइट ऊंची रहती है उन्हें पर्वत बोलते हैं। पहले छोटी छोटी चीजें क्लियर कर लीजिएगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, पहाड़ी किसे बोलते हैं? 1000 मीटर से जिसकी नीचे हाइट रहती है उन्हें पहाड़ी बोला जाता है। जिनकी हाइट 1000 मीटर अबव में रहती है, प्लस में रहती है, उन्हें पर्वत बोलते हैं, लिख लीजिएगा। 3 कॉन्सेप्ट है, लिखेगा पर्वत, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, और तीसरा लिखेगा पर्वत समूह। तीसरा लिखेगा पर्वत समूह। अब किसे किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूं। पर्वत श्रेणी किसे बोलते हैं? एक ही काल में निर्मित पर्वतों को पर्वत श्रेणी में लिखा जाता है। जो एक ही काल में निर्मित होती है, लिखेगा, जो एक ही काल में निर्मित होती है उन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं, लिखेगा। ये संकुचित और विस्तृत होती है, लिखेगा, ठीक है। सक्रिय व विस्तृत पेटी को पर्वत श्रेणी बोलते हैं। इनका निर्माण एक ही काल में होता है। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? जिनका निर्माण अलग अलग कालों में होता है, लिखेगा। जिन पर्वतों का निर्माण अलग अलग काल में हुआ हो, अलग अलग काल में हुआ हो, उन्हें पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। पर्वत समूह किसे बोलते हैं? देखेगा, पर्वत समूह जिन पर्वतों का निर्माण अलग युगों में हुआ हो, जिन पर्वतों का निर्माण अलग अलग युगों में हुआ हो, अलग अलग युगों में। अब युग और काल में फर्क है बच्चों। काल जो है वो 10 साल 20 साल के लिए हो सकता है, युग आपका 100 साल 200 साल 1000 साल ऐसे आता है। मतलब काल छोटा कॉन्सेप्ट है, युग बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पर्वत श्रृंखला और पर्वत समूह में कंफ्यूज मत होना। पर्वत श्रृंखला जिनका निर्माण अलग अलग कालों में हुआ हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद, ठीक है, छोटे टाइम पीरियड के रहते हैं। पर्वत समूह किन्हें बोलते हैं? जिन पर्वतों का निर्माण अलग अलग युगों में हुआ हो। जैसे आपने सुना होगा सतयुग, कलयुग, ये सुना होगा ना, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पर्वत समूह बहुत लंबे, मतलब 100 1000 साल 1 लाख साल ऐसे इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब लिखेगा पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण लिखेगा। पहला लिखेगा वलित पर्वत, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों। इनका निर्माण संपीड़न से होता है, संपीड़न से होता है। कैसे संपीड़न कैसे होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है और बीच में घिसती है, ठीक है,
एक दूसरे को दबाती है, मतलब संपीड़न कैसे होता है, एक दूसरे को दबाती है। और कोई क्षेत्र ऊपर उठ गया सपोज करो, ठीक है, या कोई क्षेत्र ऊपर उठ गया, ऊपर कैसे उठेगा, देखो दो प्लेटें एक दूसरे पे क्या कर रही है, बल लगा रही है। इनके जो किनारों के फोर्सेस है, ये देखिएगा, ये चार कोने में बना रहा हूं, इनके जो किनारों के फोर्सेस हैं, तो इन प्लेटों के किनारों के फोर्सेस को बताया गया है कि एक हद तक ये बल को या तनाव बल को सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, टूट फूट होना शुरू हो जाता है, या इस संपीड़न के साथ ये वाला एरिया ऊपर उठ जाता है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया जब ऊपर उठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन संपीड़न के द्वारा वलितदार या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, लिखेगा। और इन्हें लहरदार पर्वत भी बोला जाता है, लहरदार पर्वत लिखेगा, लहरदार पर्वत बोला जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेगा वलित पर्वतों के, हिमालय। और एक और फैक्ट लिखेगा, हाँ इंपोर्टेंट, एक इंपोर्टेंट फैक्ट बताना तो भूल गया मैं आपको, ये लिखेगा विश्व के सबसे विस्तृत, ये विश्व के सबसे विस्तृत व बड़े पर्वत है। वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत व लहरदार पर्वत विश्व के सबसे विस्तृत व बड़े पर्वत है, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ठीक है। वलित पर्वत, लहरदार पर्वत या मोड़दार पर्वतों के उदाहरण लिखेगा, सबसे पहले हिमालय, ठीक है। दूसरा एंडीज, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज उत्तर अमेरिका में लिखेगा, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट उदाहरण थे। आल्पस हो गया, यूराल हो गया, एटलस जो मध्य अफ्रीका में है, एटलस, आल्पस व यूराल, ये कुछ 6 नाम है आपके, जो क्या है बताइएगा, वलित या मोड़दार या लहरदार पर्वत। मैंने आपको बताया विश्व के सबसे ज्यादा विस्तृत व बड़े ऊंचे होते हैं। देखिएगा एंडीज विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, 7200 किलोमीटर है। हिमालय सिर्फ 2500 किलोमीटर है। तो विश्व का यहां से क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा पर्वत जो है, बड़ा 7200 किलोमीटर, वो एंडीज पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है, हिमालय, कितना है, 8848 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर बढ़ के आती है, जिसे माउंट एवरेस्ट बोलते हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जो वलित पर्वत है वो विश्व के सबसे विस्तृत और सबसे बड़े हैं। इसके दो जो है उदाहरण, अगर बड़े ऊंचे बोलोगे तो ये ले लो आप, कौन सा, हिमालय, सबसे ऊंचे व विस्तृत होते हैं, लिख लीजिएगा, सबसे ऊंचे व विस्तृत होते हैं, ऊंचे में हिमालय और विस्तृत में एंडीज ले लीजिएगा। इसीलिए कहा गया है कि वलित पर्वत विश्व के सबसे ज्यादा विस्तृत और सबसे ज्यादा ऊंचे पर्वत होते हैं, लिख लीजिएगा। आया समझ में। अगला लिखेगा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक या अवरोधी पर्वत, ठीक है। इन ब्लॉक या अवरोधी पर्वत का निर्माण लिखेगा भ्रंश या तनाव के कारण होता है। भ्रंश या तनाव के कारण होता है, कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 प्लेटें एक सीध में थी, ठीक है, 3 प्लेटें एक सीध में थी, सडनली ये 2 प्लेटें अब ऊपर उठ गई हैं, ये दोनों क्षेत्र ऊपर उठ गए हैं। तो जब किनारों के दोनों सिरे ऊपर उठ जाए, समझ में आया ना, जब किनारों के दोनों सिरे ऊपर उठ जाए, तो ऐसी स्थिति में भ्रंश या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक कंडीशन और होगी, जब तीनों सेम में रहेंगी और ये बीच वाली नीचे खिसक जाएगी। जब बीच वाली नीचे खिसकती है, इससे क्या होता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है ना, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। जब दोनों के किनारे ऊपर आ जाते हैं, तो इससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, लिख लीजिएगा। और ब्लॉक पर्वत के उदाहरण लिखेगा सियरा नेवादा, सियरा नेवादा जो अमेरिका के कैलिफोर्निया एरिया में है, लिखेगा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। सियरा नेवादा, ये यूएसए के कैलिफोर्निया वाली घाटी में है, ठीक है, कैलिफोर्निया वाली घाटी में है, लिखेगा। यूरोप में वासजस है, यूरोप का वासजस, और पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, लिखेगा, ठीक है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है।
अब लिखेगा गुंबदाकार पर्वत, पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ ले, याद रखेगा। अब लिखेगा गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत लिखेगा, हेडिंग बनाइएगा गुंबदाकार पर्वत, ठीक है। गुंबदाकार पर्वत का निर्माण लिखेगा ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है गुंबदाकार पर्वत का, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अमेरिका का ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स अमेरिका में है, ब्लैक हिल्स, इसका उदाहरण है लिखेगा यूएसए। एक होगा ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, एक होगा ब्लैक फॉरेस्ट, एक होगा ब्लैक फॉरेस्ट, यहीं पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ये जर्मनी में है, यूरोप में है। ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी यूरोप में है, लेकिन ब्लैक हिल्स जो गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, वो यूएसए में है, लिखेगा। अवशिष्ट पर्वत लिखेगा तीसरा, चौथा अवशिष्ट पर्वत लिखेगा, इनका निर्माण अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा होती है, इनका निर्माण अनाच्छादन, अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा होती है। दूसरा लिखेगा ये मौलिक पर्वत नहीं है, मौलिक पर्वत नहीं है। और अनाच्छादन, अनाच्छादन में मैंने आपको दो बताया था, ठीक है। अपर्दन उसका एक मुख्य रीजन बताया था, तो अनाच्छादन में दो आते हैं, ठीक है। तो उसमें अपर्दन भी आता है, तो अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है जिसमें अपर्दन भी है। होता क्या है, ये जो पर्वत है, ठीक है, धीरे धीरे अपर्दन के कारण इनका ऊपर का जो शिखर है, जो तीव्र ढाल है, वो घिसता रहता है और ये धीरे धीरे सपाट होने लगता है और इनकी हाइट धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है। जैसे आपने अरावली सुनी होगी, अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अरावली की हाइट धीरे धीरे घिस रही, किसके कारण? अनाच्छादन के कारण। आया समझ में? तो वो धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती रहेगी। अगला लिखेगा विंध्याचल, दूसरा लिखेगा विंध्याचल, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में अलग करता है, ठीक है। तीसरा लिखेगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट लिख लिया। चौथा लिखेगा सतपुड़ा महादेव, सतपुड़ा पहाड़ी भारत में। और पांचवा लिखेगा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है महादेव पहाड़ी। बच्चों पूछेगा, याद रखेगा यूके ट्रिपल एस, ठीक है। महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत पहाड़ी, अरावली और पश्चिमी घाट, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, यानी कि इनका निर्माण अनाच्छादन क्रिया द्वारा हुए हैं। तो एक न एक दिन इनकी हाइट जो है धीरे धीरे अनाच्छादन या अपर्दन द्वारा कम होती रहेगी। ये मौलिक पर्वत नहीं है। आया समझ में? ठीक है। तो विश्व के कुछ पर्वत लिखा देता हूं मैं, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत लिखेगा। एक साइड पर्वत लिखेगा, एक साइड स्थिति लिखेगा, एक साइड उनका हाईएस्ट चोटी लिखेगा, उनकी हाईएस्ट चोटी लिखेगा। तीन लिखेगा, यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा क्विज में। पहला लिखेगा एंडीज पर्वत लिखेगा, एंडीज दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और एकांकागुआ, इसकी एकांकागुआ इसकी हाईएस्ट चोटी लिखेगा, एकांकागुआ एंडीज की। दूसरा लिखेगा रॉकी, ये लिखेगा उत्तर अमेरिका, माउंट एल्बर्स इसकी हाईएस्ट चोटी लिखेगा, माउंट एल्बर्स इसकी हाईएस्ट चोटी है। एल्बर्ट है, सॉरी एल्बर्स नहीं है, एल्बर्ट, एल्बर्ट। अगला हिमालय तो आपको पता होगा कहां है, एशिया में, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अगला एटलस, बहुत विवाद है, महाद्वीप चोटी है कि नहीं, पर है मध्य अमेरिका में, सॉरी मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में है लिखेगा एटलस, ठीक है। टाउबकल, टाउबकल, टाउबकल इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी लिखेगा, टाउबकल। काकेकस लिखेगा, कई बार पूछा जाता है पर्वत का नाम, काकेकस, रूस, एल्ब्रूस, ठीक है। एल्ब्रूस इसकी हाईएस्ट चोटी है लिखेगा, काकेकस की।
अल्ब्रुस, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है, देखिएगा। आल्प्स की लिखेगा माउंट ब्लैक, आल्प्स यूरोप में माउंट ब्लैक, इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखेगा माउंट ब्लैक, ठीक है। माउंट ब्लैक लिखेगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक, ठीक है। पश्चिमी घाट उत्तराखंड, सॉरी, भारत में अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुड़ी लिखेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में लिखेगा। कॉस यूस्को, कॉस यूस्को, इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखेगा कॉस यूस्को, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट लिखेगा पिरेनीज, पिरेनीज लिखेगा। ये फ्रांस व स्पेन को अलग करती है, फ्रांस व स्पेन की सीमा में पिरेनीज पर्वत श्रेणी है, कई बार पूछी गई है पिरेनीज, फ्रांस व स्पेन की सीमा में, ठीक है। आल्प्स तो यूरोप में है, दक्षिण आल्प्स लिखेगा, दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड में है, दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड, व आल्प्स सिंगल देगा तो वो आपका कहां हो जाएगा, यूरोप में, दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड में लिखेगा। डाकेंस, डाकेंसबर्ग एग्जैक्ट में दक्षिण अफ्रीका, जहां से अभी हम सीरीज हारे हैं, दक्षिण अफ्रीका में है लिखेगा, डाकेंसबर्ग, ठीक है। माउंट टिटलिस लिखेगा, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड लिखेगा, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है लिखेगा, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक पूरा तो नहीं हुआ, अभी आगे चलेगा, तो आज के लिए हो गया, ठीक है। अगर कल से फिर लाइव क्लास एक बार ट्राई करेंगे, नहीं चलेगी तो मैं रिकॉर्ड करके दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। कल मैं ग्रुप में टास्क दे दूंगा कि मैं क्या क्या टास्क आपसे लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इस संडे देखते हैं कोई एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो, कैसे हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और यूथ क्लास की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए। उम्मीद है कि आप लोग आगे अच्छा करेंगे, चलेगा।